वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। वक्त हो चला है सवाल नेताजी से का, और आज सवाल नेताजी के में हमारे साथ खास मेहमान है, एक बेहद ही खास मेहमान। इनको पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में देखा होगा, और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में न्याय के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते हुए देखा होगा। निर्भया का केस पूरे देश दुनिया में फेमस हुआ था, और उसके जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनको सजा दिलवाने में इनका बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन अब इन्होंने वकालत से सियासत की ओर अपना रुख कर लिया है, और बहुजन समाज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ जुड़ रही है सीमा समृद्धि कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीमा जी वीके न्यूज में। थैंक यू सो मच राउत सर, थैंक यू सो मच। जी सीमा जी, अब तो वकील से आप राजनेता भी बन गई हैं, तो पहला तो सवाल आपसे यही है कि क्या ये तय था कि राजनीति में जाना है, या ये अचानक से लिया गया फैसला है? ये फैसला मेरा अचानक से लिया गया नहीं है। बचपन से ही जब मैं मतलब कहूंगी कि मैं छोटी थी, हमारे फादर भी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन बहुत ही कहेंगे कि ग्रास रूट लेवल की उन्होंने पॉलिटिक्स की। वो पंचायत में मुखिया थे, प्रधान थे। मैं देखती थी, मेरे घर पर पॉलिटिशियन का आना जाना था। जी। तो मैं सारी चीजों को देखती रहती थी, और मुझे लगता था, मैं वोकल थी बचपन से ही, क्योंकि मैं अगर अपनी बारे में बात करूं तो मैं मेरे गांव की पहली लड़की बनी जिसका 8th क्लास के बाद 9th में एडमिशन हुआ, उसको पढ़ने भेजा गया। जी। तो ये हमेशा से ऐसा था कि क्यों ना पॉलिसी जहां पर बन रही है तो वो फीमेल के फेवर में पॉलिसी बने। तो ऐसे कौन लोग हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं, तो वही बात आ जाती है कि पॉलिटिशियन, आपको पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कि अगर मैं कहूं कि मुझे कैरियर चूज करना था, तो वोकल थी बचपन से, थोड़ा सा रिएक्ट करने वाली थी सारी चीजें। तो मुझे लगा कि लॉ का जो फील्ड है मेरे लिए परफेक्ट है, और मैंने वकालत की 2006 में। मैं रजिस्टर्ड लॉयर बनी, और उस वकालत के प्रोफेशन को मैंने जो है वो एक कहीं ना कहीं सोशल वर्क जो किया जाता है उसका माध्यम बना लिया। और निर्भया के साथ साथ इस देश की बहुत सारी बेटियों के केस भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, जिसमें गैंग रेप, मर्डर एंड 304B के मैटर्स हैं जो दहेज हत्या के हैं, वो मैं केसेस भी कर रही हूँ। तो मैं कहूंगी कि सियासत नहीं, इसको मैं कहूंगी कि ये पॉलिटिक्स है, जो हमारे इंडिपेंडेंट टाइम से ही, उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, तो जितने भी हमारे राजनेता हुए उनको सियासत करता नहीं कहा गया, उनको राजनेता कहा गया। और भारतीय राजनीति की बात होती है, सियासत शब्द तो ये तब से यूज होने लगा। आई थिंक, मुझे लगता है कि जब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो कि पॉलिटिक्स में नहीं आनी चाहिए थी। समाज सेवा सेकेंडरी हो गई, व्यक्तिगत हित जो है वो फ्रंट पर आ गए, और कैसे दूसरे को डैमेज करके अपने आप को प्रमोट करना, ये सारी चीजें जब चलना शुरू हुई तो इसको एक नई टर्मिनोलॉजी जो है सियासत शब्द यूज किया जाने लगा। तो मैं कहूंगी मैंने सियासत में कदम नहीं रखा है, मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है। ठीक है, आप राजनेता बनी हैं, राजनीति में आई हैं, लेकिन सीमा जी, सवाल ये भी है कि बीएसपी ही क्यों? क्योंकि इधर तो प्रियंका जी ने नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और आप लड़की भी है, लड़ भी रही हैं, और लड़कियों के लिए लड़ रही हैं, तो उधर न जाके इधर क्यों? मतलब सिर्फ बीएसपी क्यों? और भी दल थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी स्पेसिफिक क्यों? मुझे लगता है राउत सर कि अगर हम देखें कि इस देश के अंदर जो सबसे पहले किसी बेटी ने फाइट की थी, वो थी माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने वाकई में उस सिस्टम से लड़ाई की जहां बेटियों को घर की चारदीवारी से निकलने की परमिशन नहीं थी। और उन्हीं के कर कमलों, उनके मार्गदर्शन जो उन्होंने दिया अपने लेखनी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने जीवन दर्शन से, उनको फॉलो करते हुए बहन सुश्री मायावती जी, इस बेटी से ज्यादा किसने लड़ाई की होगी? अगर हम पूरा इतिहास उठा करके देख लें कि एक हमारे देश के अंदर इन चीजों को हम नहीं छुटला सकते हैं कि जहां पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस अभी भी हो रही है, और वो बेटी 70 के दशक में उस समुदाय से आती है जिसको इस देश के अंदर अछूत माना जाता है, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। तो वो बेटी कहेंगे कि एक्चुअल में जिसने लड़ाई की है, या
प्रियंका गांधी जी की बात करें तो प्रियंका गांधी जी को हम सभी लोग समझ रहे हैं कि जिस परिवार में ऑलरेडी 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो लड़ाई उनके पूर्वज लड़ते आए थे। अभी प्रियंका गांधी मैम की लड़ाई नहीं है कि वो उन पर जो ये नारा है वो एक तरीके से बिल्कुल सूट कर रहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि ये कदम जो है निश्चित रूप से कोई भी पार्टी अगर देश के अंदर उठाती है जिसमें बेटियों की भागीदारी बढ़ती है तो वो सराहनीय कदम है। लेकिन बहन सुश्री मायावती जी जैसी बेटी जिसने एक्चुअल में ये प्रूव किया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने प्रूव किया है। ठीक है, लड़की हूं, इसलिए मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन की। बसपा पार्टी की आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, उनके कामों की बात करूं, अगर हम अपने देश की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश राज्य शासन की हम बात करें, तो शायद उस बेटी के अलावा जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 4 बार बहन जी मायावती जी, उनके अलावा किसने बेटियों को इतनी सुरक्षा दी? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो माफिया हर कोई उनसे कांपता था। उनके लॉ एंड ऑर्डर से उन्होंने एक्चुअल में इंप्लीमेंट करके दिखाया। ठीक है सीमा जी, आपने कहा कि मायावती के राज में जो वैकेंसी नहीं भरी जा रही थी, आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और उन युवाओं के लिए उन्होंने काम किया। कितने सारे युवा जो रोजगार थे, बैकलॉग की जो वैकेंसी पड़ी थी जिस पर पहले की जो सरकार थी उसने बैन लगा रखा था, लेकिन बहन मायावती जी जब सत्ता में आई तो उन्होंने ये सारे काम किए। और दंगा अगर कहें उत्तर प्रदेश में तो एकदम से जातीय धार्मिक दंगे सब कुछ एकदम से बंद हो गए। तो आइडियोलॉजिकल देखें हम या फिर कामों के आधार पर देखें या आइडियल पर्सन के आधार पर देखें, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बीएसपी पार्टी के तरफ मुझे हमेशा से अट्रैक्ट किया और इसीलिए मैंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन की। ठीक है सीमा जी, आप इसलिए बीएसपी में गई। लेकिन अमूमन होता यह है राजनीति में कि सब लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, जिसकी कहते हैं कि चलती गाड़ी पर सब लोग चढ़ते हैं। जो गाड़ी रुकी हुई होती है, जिस गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ होता है, उस तरफ कोई जाना नहीं चाहता। और अगर हम बहुजन समाज पार्टी की हाल की स्थितियां देखें, चाहे पिछले चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव देखें, तो ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है पार्टी का। न विधानसभा में उतने विधायक पहुंच पा रहे हैं, न लोकसभा में सांसद पहुंच पा रहे हैं। तो फिर भी आपने बहुजन समाज पार्टी को चुना। क्या इसके पीछे मतलब कहा यह जा रहा है कि चुनाव आप लड़ेंगी या फिर राज्यसभा जाने का इरादा है सीधे? देखिए, अगर लोग ये कहावत है कि ढलते सूरज, मुझे लगता है कि सूरज जो है कभी ढलता नहीं है। ठीक है, वो सम टाइम्स के लिए जो उसका रोटेशन है जो कि पृथ्वी और चंद्रमा का, उसके वजह से सम टाइम्स के लिए वो छुप जाता है। अच्छा। लेकिन फिर से उगता है और ज्यादा सुबह का अगर हम समय देखेंगे तो बहुत तेज के साथ उगता है। वही बसपा पार्टी भी फिर से दोबारा से कुछ टाइम के लिए, बसपा पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कुछ टाइम के लिए एमएलए इनके जरूर कम बने होंगे, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर कम बने होंगे, लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो वो निरंतर बढ़ा है। चाहे आप 2017 का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज बीएसपी पार्टी का है। तो वोटर तो हमारा वहीं पर है, लेकिन समीकरण कभी ना कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो वो पॉलिटिक्स में ये नॉर्मल बात है। इसको हम बसपा वाले इजिली इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आज हम सत्ता में है, कल कोई और आएगा, लेकिन निरंतर एक ही पार्टी हमेशा रूल करेगी, तो ये तो भारत में कभी नहीं रहा है सर। और लेकिन अब जो दौर आने वाला है, बीएसपी पार्टी फ्रंट पर आकर के लीड कर रही है और इनका जो वोटर है वो बहुत बड़ी संख्या में और भी ज्यादा 17 से लेकर के इस 22 वाले इलेक्शन में बढ़े हैं। इनका जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में, मीडिया में जरूर नहीं दिखाया जा रहा है बीएसपी पार्टी को, क्योंकि मीडिया में सत्ता रूल पार्टी है उसको दिखाया जा रहा है, या दूसरी जो पार्टियां हैं उनको क्यों दिखाया जा रहा है, आई डोंट नो। लेकिन बहन जी के कामों की सराहना की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि 2022 में बीएसपी पार्टी फ्रंट पर आकर के एक उगते बहुत तेज के सूरज की तरह चमकेगी। ठीक है सीमा जी, एक आपने आरोप लगाया उस पर पहले मैं जवाब दे दूं। आप सबका यही आरोप होता है मीडिया पर कि विपक्षी दलों को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हमने शो शुरू किया सवाल नेताजी से और आप तीसरी मेहमान है आज हमारे शो में, और तीसरी मेहमान भी विपक्ष से ही है। मैं आपको बताऊं, पहले दिन हमने राजभर साहब को बिठाया जो सत्ता की विपक्ष दल से थे, दूसरे दिन भी हमने विपक्षी मेहमान को ही बिठाया, और आज तीसरी मेहमान आप भी विपक्षी दल से, और हम आपको जगह दे रहे हैं और आप कहते हैं मीडिया में आप लोगों की जगह। मैं बीके न्यूज का शुक्रिया अदा करती हूँ राव सर, आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप उस पार्टी के मुद्दों को लेकर के, उनके जो भी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन है उनको लेकर के फ्रंट पर हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जो चैनल नहीं दिखा रहे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, तो आर्टिकल 19 के
19 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें कहने का अधिकार है कि आप क्यों नहीं दिखा रहे। ठीक अगर नहीं, उसकी ठीक वजह है, भी वो तो होनी आप चाहिए, जहां जी पर जो पार्टी जी कहेंगे कि दो अगर पार्टियों की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी या हम बीजेपी पार्टी की बात करें, इधर के एमएलए उधर जा रहे हैं, उधर के एमएलए इधर आ रहे हैं, प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है। और जहां पर पीसफुल तरीके से बसपा पार्टी काम कर रही है, सिर्फ एजेंडे पर काम कर रही है, जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों को देख करके इस पार्टी को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। तो ये तो हमें कहने का अधिकार है और इसको मैं ठीक, कहूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी आप कहिए, लेकिन सवाल ये भी है सीमा जी, आप कहते हैं कि दिखा नहीं रहे, लेकिन हम भी जमीन पर देख रहे हैं और तमाम राजनीतिक पंडित भी ये कह रहे हैं कि जिस मजबूती के साथ या जिस एक दबंगई के साथ पहले समाजवादी पार्टी मैदान, बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरती थी चुनाव लड़ने के लिए, इस बार के चुनाव में कहीं दिख नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के पर बहन जी कुछ बोल नहीं रही है, उनके उस तरह के हमले नहीं आते। समाजवादी पार्टी आप पर आरोप लगाती रहती है कि बहन जी तो योगी जी पर कुछ बोलती नहीं है, सत्ता से डर गई है बहन जी, और इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगते हैं सीमा जी। देखिए, अभी रिसेंटली ही कल ही बहन जी ने उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनको लेकर के भी ट्वीट किया है। फ्रंट पर उन्होंने रैलियां भी की और रैलियां जब वो कर रही थी उसके बाद ये सडनली लॉकडाउन हुआ तो सभी की रैलियां बंद हो गई। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि बीएसपी पार्टी, जब बहन मायावती जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए सीमा, ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है इसमें हमें जो फंडिंग होती है वो हमारे अपने लोगों के 5 रुपए 10 रुपए से फंडिंग होती है। लोग 100 रुपए भी देते हैं। हमारे सपोर्ट में पूंजीपति नहीं है इस देश का। तो हमें तो ये भी सोच समझ करके कदम उठाना है कि रैलियों में वो पैसा बर्बाद ना हो जो खून पसीने से बसपा पार्टी को जिन लोगों ने बनाया है, तो उनके पैसे का सही यूटिलाइज भी करें। बसपा पार्टी के पास इतना फालतू का पैसा नहीं है कि बड़ी बड़ी रैलियां इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज कराएं। लेकिन हम लोग जो है, हमारा जो काडर है, काडर का जो वोट है, उस हर व्यक्ति तक हम लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच हमने हमेशा से बनाई हुई है। अगर बात करें तो एक साल पहले ही बसपा पार्टी कहीं ना कहीं ये निर्धारित कर चुकी थी कि कौन हमारा कैंडिडेट होगा। जब आज के समय में पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को लेकर के ये चीज फ्रंट पर आ रही है कि बीजेपी पार्टी का एक विधायक इसलिए चला गया कि उसके बेटे को टिकट नहीं मिला, इधर सपा के विधायक जो है बसपा बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं, सब एक दूसरे के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जा रहा है। लेकिन बसपा पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके एक साल पहले ये निर्धारित हो चुका है कि कौन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेगा। अब आप समझिए कि स्ट्रेटेजिकल तरीके पे हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। और शायद अगर बीजेपी पार्टी की तरह से अगर बसपा पार्टी के पास भी पूंजीपतियों का सपोर्ट होता तो शायद उनके मंच पर जो रैलियों में 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते तो हम लोग भी खर्च करते, क्योंकि हम अपने देश का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए सर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हमारी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उस पर्सन तक नहीं पहुंचे जो हमारा वोटर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो वोटर है उन सब तक हमारी पहुंच है और हम पहुंचे भी हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया फंडिंग का कि बहुजन समाज पार्टी के पास फंड नहीं है। लेकिन आरोप ये लगते रहे हैं सीमा जी, आपने भी देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी में अगर टिकट चाहिए तो मोटा फंड देना होता है, पैसा देना होता है, तभी टिकट मिलता है। कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले एक आपके प्रत्याशी का ही वीडियो आया था, वो रोते हुए कह रहे कि 15 लाख रुपए मुझसे ले लिए गए और अंतिम समय में मुझे टिकट नहीं दिया। इतिहास में अगर हम जाए तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का एक टेप खूब वायरल हुआ था जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए पाए जा रहे थे, लेन देन की बातें हो रही थी। तो आरोप तो ये लगते हैं मैडम कि पैसा अगर कहिए तो मायावती जी के पास ही है। सीमा जी, अगर देखिए नसीरुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो आज वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप एक सवाल हमें बता दीजिए। जब लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी से ऊपर हो जाती हैं तो उनको कुछ ना कुछ आरोप लगा करके अलग होना है, वही उन्होंने किया। और अगर रिसेंटली अगर किसी एमएलए की आप बात कर रहे हैं तो जो एमएलए जो रो रहे हैं, जिनके देखिए पहले से जब ये निर्धारित हो चुका है कि कौन टिकट किसको दिया जाएगा, वो व्यक्ति ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है। बहुत बड़ी हम रैलियां नहीं कर रहे हैं। और पहले भी एक रैली हो चुकी है जिसमें करीब 4-5 लोगों की भीड़ हुई। बीएसपी पार्टी की जब भी रैली होती है मुझे लगता है ना तो उतना प्रचार प्रसार होता है, एक कॉल किया जाता है और लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं। तो बीएसपी पार्टी इस तरीके से काम करने वाली पार्टी है। और ये बीएसपी पार्टी अगर इसी की बात करें कि सिटिंग
एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने अपने घर पर बुला करके अरेस्ट करवाना, कौन व्यक्ति करेगा? अभी आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2-3 किसानों को कुचल करके बीजेपी पार्टी के जो मिनिस्टर है उनके बेटे हत्या कर देते हैं। 302 में एसआईटी ने उस केस चार्जशीट फाइल किया, उसके बावजूद भी नहीं बीजेपी पार्टी हटा रही है। उनका सिटिंग एमएलए रेप करता है बेटी का उन्नाव केस में, जिससे मिलकर के उनका दूसरा एमपी मिलने जाता है और उसको इन्होंने सदस्यता उसकी रद्द नहीं की। लेकिन बहन मायावती जी का आप देखिए, ये उनका डेयरिंग जो डिसीजन था, ये कौन कर सकता है उत्तर प्रदेश में? उनकी छवि जो है वो इस लेवल की है। तो ऐसे लोग भी जो जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा फ्रंट पर आएंगी तो निश्चित रूप से वो आरोप उनको कोई ना कोई लगाना ही। ऐसे अगर निकल जाएंगे पार्टी से तो उन पर आरोप लगने लगेंगे, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आप एक और चीज देख लीजिए, इस उत्तर प्रदेश राज्य में जिस भी व्यक्ति ने बसपा पार्टी को छोड़ा है, आज उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। बसपा पार्टी ने ओबीसी हो जाए या जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण समाज हो या ओबीसी हो या दलित हो या माइनॉरिटी हो, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन दिया। एकमात्र ऐसी ये पार्टी है। अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें या हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एकमात्र ये पार्टी है। और जिस समय इन लोगों ने इस पार्टी को छोड़ा है, उन नेताओं का एक तरीके से कहेंगे अस्तित्व में नहीं है वो नेता। ठीक है, आप ये कह रही है कि जिन्होंने बसपा छोड़ी वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से जो जुड़े नेता थे, आज कहीं किसी राज्य में वो राज्यपाल बन गए हैं, तो कहीं किसी दल से होते हुए दलदल में जाते हुए अभी एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका जस्ट अपोजिट बयान है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देखिए, मैंने बीएसपी को छोड़ दिया तो वो कहां चली गई, मैं जिसको छोड़ देता हूं वो गर्त में चले जाते हैं। वो जाते वक्त, सपा में जाते वक्त उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन आप कह रही कि जो बीएसपी को छोड़ देते हैं वो कहीं नहीं रहते हैं। आप जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी पार्टी जब ज्वाइन की, इन्होंने ये टिकट मांग रहे थे अपने बेटे के लिए, बीजेपी में भी इसीलिए गए, समाजवादी पार्टी में भी इसीलिए आए, ऊंचा हाथ से टिकट चाहिए था इनको अपने बेटे के लिए, टिकट नहीं मिला है इनको। उसके अलावा अगर बात करें कि आज की डेट में इनका कद कहाँ है, 5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी पार्टी में कहीं पर भी न मीडिया में, कहा रैलियों में, कहा किस मंच पर दिखाई दिए। जबकि वही बीएसपी पार्टी ने 2nd नंबर का इनको नेता बनाया हुआ था। वोकल होकर के बोलते थे, मुद्दों को रखते थे, अपने लोगों के बीच जाते थे। अब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से अब वो सिर्फ लीडरशिप नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो अपनी कुर्सी सुरक्षित कर रहे हैं, ये सच है। और अगर दूसरे उसके अलावा आप बता दीजिए कि कितने लोग हैं ऐसे आ गए। ऐसा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है बीएसपी पार्टी ने जिसको छोड़ा हो। और बीएसपी पार्टी तो दोबारा से फ्रंट पर आ रही। बीएसपी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम बात करें पंजाब में भी ये देखिए फ्रंट पर खेलेंगे, उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इनका अपना मैंडेट है। और ये 2022 और 2022 के बाद का जो समय आने वाला है, मैं कहती हूँ कि हमारी बीएसपी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ते हुए फ्रंट पर आकर के पूरे देश में नेशनल लेवल पे फाइट करने वाली पार्टी बनने वाली है। ठीक है, आपने कहा कुछ नेताओं के, तो मैं नाम बता दूं आपको, दारा सिंह चौहान जो थे वो भी बीएसपी के नेता रहे हैं। इस देश का जो 75 सालों का इतिहास रहा है, जहाँ पर एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बैठा, और वो बेटी जिसने संघर्ष किया, तो इस देश में क्या उनको प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है? जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, ग्रास रूट लेवल पे हमारा पूरा जो है कार्डर बना हुआ है। ठीक नहीं सीमा जी, आपने ये मुद्दा उठाया कि दलित व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। सीमा जी, आपने दलित व्यक्ति के प्रधानमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दलित को हमने राष्ट्रपति बनाया। अंबेडकर बाबा के जो पंच तीर्थ थे उसको किसी पार्टी ने नहीं देखा, उसको हमने विकसित किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे इन मुद्दों पर। देखिए सर, मैं एक एडवोकेट हूँ और मुझे ये पता है कि जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुनते हैं प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री पावरफुल होता है इस देश में या राष्ट्रपति पावरफुल होता है? वही हमारे देश के जो सिटिंग आज की डेट में राष्ट्रपति हैं, वो जब यहाँ पर जयपुर में, यहाँ राजस्थान में मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद मंदिर धुलवा दिया जाता है। उसके अलावा राष्ट्रपति की जो पावर है वो क्या है सर, ये हम सबको पता है। ये एक सिंबॉलिक पद है और ये सिंबॉलिक पद जो है हमने ब्रिटेन की महारानी के पद से लिया हुआ है। हमने ब्रिटिश जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, वहां से अडॉप्ट की हुई है। तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वहां पर कहाँ पार्लियामेंट में लिए जाते। पार्लियामेंट में जब दोनों
सदन से बिल पास हो जाता है, जिसकी सरकार सत्ता में होती है, जो मैंडेट जिसका होता है वो अपनी मर्जी से बिल पास करवाते हैं। और बीजेपी पार्टी तो मौका भी नहीं दे रही थी लोगों को उनका की बहस करने का। उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति का काम क्या होता है कि उस पर जाकर के मोहर लगा देना। और यही हमारे देश के जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने जब एक बार बिल वापस किया था तो आप समझ लीजिए कि उस पर एक डिबेट छिड़ गई थी, क्या राष्ट्रपति को ये पावर है या नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की कितनी पावर होती है। अगर बनाना है तो देश के प्रधानमंत्री बनाइए ना दलित समाज का। तो मैं ये भी कहूंगी कि हाँ, पूरा भारतीय समाज इस देश का जो भी पॉलिटिक्स है एक्चुअल में चाहती है कि जो तबका निचले पायदान पे कभी हमारे देश के अंदर आज वो फ्रंट पर आकर के इस अगर अमेरिका एक कहेंगे ब्लैक पर्सन को वहां पर जाकर के राष्ट्रपति बना सकता है, तो मेरे देश भारत में ऐसे कैसे नहीं संभव हो सकता है। ठीक है सीमा जी, पहले इस तरह की बातें होती थी कि पिछड़े वर्ग से कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए, फिर पिछड़े वर्ग से हो गया। और निश्चित तौर पर ये देश हमारा ऐसा है कि आने वाले में हम हो सकता है देखेंगे कि कोई नेता अगर दलित समाज से इस तरह से निकल के आता है तो वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये आपको पता है इस देश में। मैं आगे आता हूं कि जैसे बहुजनों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है, लेकिन बहुजनों की एक पैरेलल पार्टी और खड़ी की है। एक युवा नेता है चंद्रशेखर, और उन्होंने एक पार्टी खड़ी की, भीम आर्मी पहले चलाई, फिर उन्होंने पार्टी बनाई। वो गठबंधन भी करने वाले थे अखिलेश जी के साथ, लेकिन हुआ नहीं, फिर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको लगता नहीं कि बहुजनों की अगर ऐसी अलग अलग पार्टी है, इधर वामन मेश्राम साहब भी है, वो भी चुनाव मैदान में आ गए, उनकी बामसेफ है, ओवैसी साहब के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, तो क्या बहुजन समाज जो है वो बटेगा नहीं वोटों में? और मायावती जी के लिए तो कहा जाता है कि जाटव वोट उनके साथ कभी हुआ करता था, लेकिन अब उसमें बिखराव आ गया है। सीमा जी, देखिए सर, अगर हम पार्टियों की बात करें तो वो पार्टियां बहुजन समाज की पार्टियां नहीं हैं। वो पार्टियां अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बनी हुई पार्टियां हैं। जो भी भीम आर्मी थी, भीम आर्मी एक संगठन बना था जो कि सामाजिक संगठन था। ठीक है, सडनली अब उनकी महत्वाकांक्षा इतनी हावी हो गई कि उन्होंने पार्टी का नाम दे करके इलेक्शन में उतर रहे हैं। तो सबका स्वागत है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जो वोटर है वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो वोटर वहीं पर है बसपा पार्टी के साथ ही। और जब लोग जाकर के ग्रास रूट लेवल पे पत्रकार भाई बंधु भी जब काम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आप देखिए कि किसका जवाब आ रहा है। और अगर वाकई में ये बहुजन की इतनी स्ट्रांग पार्टी थी तो चंद्रशेखर आजाद जी को रोना क्यों पड़ गया? आप बताइए कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आपकी इतनी हावी हो गई कि आपको एक दो सीट और एक्स्ट्रा नहीं मिली तो आप रोने लगे। एक पॉलिटिशियन, देखिए जब कोई लीड करता है किसी देश में बहुत बड़ी संख्या को, आबादी को, तो उसको डेयरिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, कि रोना पड़ता है। इस तरीके से तो आप उन लोगों को जो आपको मान रहे हैं, कुछ कहेंगे कि जो आपके फॉलोअर हो सकते हैं, उनका मनोबल उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने कहां से उनको स्ट्रांग किया है? वो बेचारे वोट डालने से पहले 10 बार सोचेंगे कि इस चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को हमें वोट देना है कि हमारी तो बहन जी ही है जिन्होंने कभी जिनका एनकाउंटर करने की कोशिश की गई, जिसका गेस्ट हाउस कांड हुआ, इतने सारे उनके विरोधी दल खड़े रहे उनके खिलाफ में, उनको मरवाने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री ने फ्रंट पर आकर के, कभी मैं कहूंगी कि शायद ही कभी उनके सिलवटें भी माथे पर आई होंगी दुखी होकर के। तो ऐसी डेयरिंग जो व्यक्तित्व है, जो लीडरशिप है, उसके अंडर में सभी लोग काम कर रहे हैं और वो करना भी चाहते हैं, और इसका रिजल्ट भी 2022 में दिख ही जाएगा सर। ठीक है सीमा जी, आप कह रहे रिजल्ट 2022 में दिखेगा, लेकिन अभी जमीन पर अगर हम देखें सीमा जी, तो जैसे आप कह रहे कि बहुजन समाज का पार्टी का जो कार्यकर्ता है उससे ज्यादा वोकल और उससे ज्यादा अगर कई ग्राउंड में नजर आ रहे हैं तो चंद्रशेखर की पार्टी के कार्यकर्ता और वो नजर आ रहे हैं। सीमा जी, देखिए सर, ऐसा नहीं है, वो फ्रंट पर है। मैंने फिर कहा कि मीडिया उनको दिखा रही है, ठीक है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे मुझे लगता है कि जब जाकर के एक तरीके से अगर जहां पर वोटर बसपा पार्टी का, वहां जाकर के अगर पत्रकार इंटरव्यू करें या पूछें, तो मुझे लगता है कि बसपा पार्टी से दूर दूर तक चंद्रशेखर आजाद रावत की पार्टी कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर रही है। ठीक, और ये मैं व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, मैं बता रही हूँ। मैं हाथरस केस जो है फाइट कर रही हूँ, मैं वहां पर देखती हूँ जाकर के कि लोगों का जो रुझान है, जैसे कभी बातचीत होने लगती थी, जब मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं कोई पॉलिटिक्स में जाऊं, जाकर के पार्टी अभी ज्वाइन करूंगी 2022 के लिए, तो मैंने देखा है लोगों का रुझान। और लोग बहन मायावती जी को सिर्फ एक लीडर ही नहीं मानते हैं, वो अपना कहेंगे कि जो इस देश की बहुजन आबादी है वो अपना आइकॉन समझते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, अपनी बहन समझते हैं, इस तरीके से। और इवन की
आप दूसरी पार्टियों के लोगों की भी बात करूं, आप देखेंगे कि किसी भी नेता के ऊपर छीटाकसी हो जाती है, लेकिन बहन जी के लिए जो सम्मान पूर्वक शब्द जो चूज करके उनको जो संबोधित लोग करते हैं, कितना रिस्पेक्टफुली करते हैं। जी जी, नहीं तो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सीमा अन्य जी जो बात नेता है है वो कि कहीं पर भी एडजस्ट कर रहे हैं मायावती जी उनके के बारे आगे। में ये कहा जाता है कि वो भी संयमित भाषा का इस्तेमाल दूसरों के लिए करती है, कभी उन्होंने किसी के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और राजनीति की मर्यादा में वो रहती है, और बाकी राजनीतिक दल के लोगों को भी हमने सर देखा यही है। पॉलिटिक्स होती है, यही पॉलिटिक्स होती है। वही तो सर मैंने आपको पहले बताया कि बहन मायावती जी पॉलिटिक्स करती हैं, सियासत नहीं करती हैं। जी, नहीं और नहीं, जो लोग इसीलिए हम कह भी रहे हैं, और जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। जी जी जी, मेरा अगला सवाल ये है आपसे सीमा जी कि आपने जैसे जिन बेटियों के केस लड़े, जैसे हाथरस का केस हो या फिर निर्भया का केस हो, लेकिन इन पीड़ितों के जो परिवार के लोग हैं या इनकी जो माता जी है, इनको कांग्रेस ने लपक लिया और चुनावी मैदान में उतारा है, उनको टिकट दिया है। केस आपने लड़ा, लेकिन अब तो वो आपके अपोनेंट हो गए एक तरह से चुनावी मैदान में, तो क्या अभी मुलाकात वगैरह होती है उनसे? तो कैसे सामना हो पाता है फिर? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, कोई भी हमारे अपोनेंट नहीं है जी। इस देश ने सीमा को पॉलिटिकली बहुत प्यार अपोनेंट दिया, कह रहा हूं मैं, चाहे वो हमने राजनीतिक तौर निर्भया पर केस अपोनेंट फाइट हो गए किया आपके। जी जी, या हम हाथरस केस फाइट कर रहे हैं, या मिर्जापुर में है, कुशीनगर में है, ललितपुर में है। मुझे जितना मैं महसूस करती हूँ कि अगर उन्नाव रेप पीड़िता की जो माँ है, जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, अगर उस माँ से भी अगर मेरे बारे में सवाल पूछेंगे तो मैं पूरी तरीके से बात कहती हूँ कि वो आलोचना का एक शब्द मेरे बारे में नहीं बोलने वाली, क्योंकि उनकी बेटी के लिए भी मैंने सोशल मीडिया पे उसी शिद्दत से आवाज उठाई थी जितना मैं आज हाथरस की बिटिया के लिए और निर्भया केस में मैंने किया है। तो सर मुझे ये देश के लोग प्यार करते हैं, नो डाउट कि अगर इन्होंने प्रियंका गांधी जी ने अगर उनको अप्रोच किया है जाकर के, तो मैं कहूंगी अच्छी बात है कि ऐसे पीड़ित लोग हैं वो फ्रंट पर आना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन स्त्रियों को आप फ्रंट पर उतार रही हैं, वो क्या हमारी फीमेल उन लोगों को टक्कर देने के लिए कैपेबल हैं जो कि बाहुबली लोग उतारे जा रहे हैं, जो कि करोड़पति हैं, जिनके आगे पीछे दसियों गाड़ियां घूम रही हैं। हमारी इन महिलाओं के पास पैसे भी नहीं है केस फाइट करने के लिए। अगर मैं हाथरस गैंगरेप मर्डर केस की बात करूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूं, आपको पता होना चाहिए इस केस में जितना भी पैसा खर्च होता है वो परिवार कहां से लाएगा। निर्भया केस की अगर हम बात करें, मिर्जापुर की अगर हम बात करें, उस परिवार में एक कमरे में पूरा घर रह रहा है। आप बताइए, उसको कल जाकर के आप टिकट देते तो आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने देखिए इनको जाकर के टिकट दे दिया। और मैं कहती हूँ इससे बेटर तरीका ये होता कि 70-75 साल से, जब 70 साल से कांग्रेस शासन में थी, तो ये गरीब लोग रह क्यों गए? आखिर इस देश से रेप जैसी कुरीति खत्म क्यों नहीं हुई? रेप जैसे अपराध रुके क्यों नहीं? लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? या फिर अन्य जो कानून स्ट्रांग हो सकते थे, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था, बहुत सारे और ज्यादा जजेस की संख्या बढ़ाई जा सकती थी, कानून जो केसेस पेंडिंग है वो सब खत्म होते और टाइम बाउंड जस्टिस मिलता, फास्ट ट्रैक कोर्ट, उस पर काम ज्यादा करना चाहिए था, ना कि एक विक्टिम को जिसका दर्द कम नहीं हुआ उसको जाकर के चुनाव में उतार रहे हैं आप। और उस चुनाव में उतार करके उसके पास संसाधन कहां से आए? तो सीमा जी, आप कुल मिलाकर ये कह रही कि करने के लिए कैपेबल हैं, ये हम सभी जानते हैं। जी जी, तो सीमा जी कुल मिलाकर ये कह रही है कि एक सिंबॉलिक प्रयास है और एक सिंपैथी गेन करने के लिए, और एक तरह से आप बड़ा सिंबॉलिक प्रयास है वो, एग्जैक्टली, मतलब खुद को बड़ा साबित करने के लिए। आपको पता है कि वो सीट आप न जीत रहे हैं न वो लड़ पाएंगे, लेकिन चूंकि एक लिस्ट में नाम चढ़वाकर आपने, जिसको देसी भाषा में कहा जाता है कि उंगली कटवाकर आपने शहीदों में अपना नाम दर्ज करवा दिया, ये प्रयास आप कह रही कि कांग्रेस की ओर से किया गया है। सीमा जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि सीमा जी को जो उनके फैन हैं और जिनके लिए आपने केस लड़ा, निश्चित तौर पर देश विदेश में आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं और आपकी सराहना करते, प्रशंसा करते हैं जो आप सामाजिक काम करती है उसके लिए। अब बहुजन समाज पार्टी में आप चली गई है, तो सीमा जी को आने वाले वक्त में वो जानना चाहते होंगे आपके फैन कि कहाँ देखेंगे आप? राज्यसभा जाएंगी, चुनाव लड़ेंगी, या मायावती जी की जगह आप नजर आएंगी? कहां देखे सीमा जी को आने वाले वक्त में? देखिए राउत सर, मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ जी,
जब हमारी बिटिया निर्भया के साथ ये दिल्ली में क्राइम हुआ था, जी। मुझे नहीं पता था मेरे देश के लोग इतना प्यार देंगे, मुझे नहीं पता था मेरा नाम इतना हो जाएगा, जी। लेकिन मैं शिद्दत से इस केस को फाइट कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था कि इस बिटिया को मुझे न्याय दिलाना है। आखिर 49% आबादी जो इतनी टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है, एनर्जेटिक है, क्या वो इस तरीके से सड़कों पर मारी जाएगी? इस एक भावना के साथ मैं इस केस को लिया और मैंने अंजाम तक पहुंचाया। वही बात मैं पॉलिटिक्स में आज आपको सर बता देना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी बहुत बड़ा ये उद्देश्य नहीं है कि सीमा को व्यक्तिगत रूप से बहुत बेनिफिट मिले, लेकिन अगर मेरे माध्यम से बसपा पार्टी सत्ता में हमारा सहयोग लेकर के आती है, उस पार्टी में मैं आई हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे एमएलए बनाया जाए या एमपी बनाया जाए। मैं इस पार्टी की जो घोषणा पत्र हैं, इनके जो आगे पॉलिसी जो रहेंगी, उस लेवल पे पहुंच करके अगर मैंने देश की बेटियों, देश के युवाओं, फार्मर्स के लिए कानून बनाने में और उनको इम्प्लीमेंट कराने में अब मेरा अगर कंट्रीब्यूशन हो गया, तो समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स में जाने का मेरा उद्देश्य फुलफिल हो गया। मैं शुरू से, मेरे फादर ने एक ही बात मुझे सिखाई है कि बेटा, जब आप इस देश के अंदर उन लोगों को याद रखा गया है जिन्होंने वाकई में अपना पूरा जीवन इस देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। और पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पता कि वर्तमान की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा फ्रंट पे है, लेकिन हम बसपा पार्टी जो मैंने ज्वाइन की है, मैंने इस महत्वाकांक्षा के साथ नहीं की है कि मुझे ही फ्रंट पर किया जाए, मुझे ही चुनाव लड़ाना मेरे लिए कंपलसरी है लड़ना, ये सब मेरा पर्पज नहीं है। मैं चाहती हूं कि हमारी पार्टी सत्ता में आए और हम पॉलिसी मेकिंग लेवल पे इस तरीके का काम करके दिखाएं जो बहन मायावती जी ने किया था, उसी काम को फर्दर आगे बढ़ाते हुए लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें, किसी भी परिवार की बेटी के साथ रेप ना हो, हमारे उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार ना घूमे। 1 साल से लखनऊ में धरने पर बैठा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश का यूथ, नौकरियों को लेकर के। क्या हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता था? उत्तर प्रदेश में हम बहन मायावती जी ने, जो कि उससे पहले की पार्टी ने रोक लगा रखी थी भर्ती पर, बहन मायावती जी जब सत्ता में आई तो उन्होंने उस रोक को हटाया, बैकलॉग को भरा, उन्होंने सामान्य श्रेणी पर रोक लगी थी, सब कुछ उन्होंने फुलफिल किया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इन्हीं सारे लेवल पे हम मिलकर के काम करने वाले लोग। ठीक सीमा जी, आपने कहा कि आपकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा, सीमा आपको चुनाव लड़ना है तो डेफिनेटली मैं चुनाव भी लड़ सकती हूँ, लेकिन मेरा अपना कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं। ठीक है सीमा जी, आपने कहा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन इस देश का युवा जो है वो अब इतनी जल्दी भरोसा इसलिए नहीं कर लेता क्योंकि इसके पहले भी जो सामाजिक कार्यकर्ता आए और जो सामाजिक कार्यकर्ता इसी तरह की लड़ाई लड़के जो नेता बने भविष्य में, हमारे सामने कई उदाहरण है, आपके सामने भी, उन्होंने भी कहा था कि हम कभी चुनाव में नहीं आएंगे, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, फिर उन्होंने दल बनाया, फिर कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और फिर आज क्या हो गया, सब लोग उनको देख रहे हैं। तो कैसे आप इसको देखते हैं कि सीमा जी पर कैसे विश्वास कर ले देश की जनता की नहीं सीमा जी केजरीवाल जी की तरह? सर देखिए, मैं यही कहूंगी कि विश्वास लोगों ने मुझ पर तब किया है जब सर मैंने प्रूफ करके दिखाया। वकालत के अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने जब डिसाइड किया कि मैं एडवोकेट बनूंगी, तो हमारे जो कलीग्स थे, फ्रेंड, जब ग्रेजुएशन कर रही थी, अरे ये प्रोफेशन तो ऐसा है, इसमें लोग जमीन बिकवा लेते हैं, वकील ऐसे करते। एक जो इमेज बनी हुई थी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर वकील ऐसा होता है, लेकिन जिस तरीके से इमेज बनी हुई थी सर, उस इमेज को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो साइड हुई है। और सीमा का जब नाम हुआ कि निर्भया केस में इन्होंने बिना पैसे लिए हुए बड़ी शिद्दत से उस बेटी के परिवार के साथ खड़ी रही और केस को फाइट किया। उसके अलावा अगर हाथरस केस की बात करूं सर, लखनऊ जाती हूं, हाथरस जाती हूं, या मिर्जापुर केस की बात करूं सर, मेरे पास कोई गवर्नमेंट के रिसोर्सेज या संसाधन मेरे पास कुछ भी नहीं। सारा कुछ जो भी करती हूँ, जितना अपना अर्न करती हूँ उतना अपना लगा देती हूँ सारे इन लोगों के लिए। तो और ये चीज सर, मैं एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट का उग्गरपुर से आने वाली बेटी दिल्ली में आकर के बैठी, ना तो दिल्ली का असर हुआ और ना मैं पूरी तरीके से गांव की रह पाई। मुझे लगता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि जनहित और लोक सेवा, वही मैं कर रही हूँ। अभी तक तो सर मेरे ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं है। जब आपने पहला ही क्वेश्चन हमसे किया था कि जहां पर
लोग कह रहे हैं कि बीएसपी पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, तो आप उस पार्टी के साथ गई हैं। तो आप इसी से सर समझ लीजिए कि जो लोग जो ये बात सोच रहे हैं, उस टाइम सीमा को ऐसा नहीं बीजेपी से ऑफर नहीं आया था, सीमा को ऐसा नहीं कांग्रेस से ऑफर नहीं आया था, या समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टियां सर मेरे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन मैं वहां क्यों गई? व्यक्तिगत अगर मेरी महत्वाकांक्षा होती तो शायद मैं उधर चली जाती। तो मेरा सर अपना एक सोचना है, अपना तरीका है, जो मुझे मेरे फादर से संस्कार मिले हैं, जो गांव के मुखिया थे। और मैं कहूंगी कि आज से करीब 25-30 साल पहले जब गांव में लाइट नहीं थी, मैं देखती थी मेरे सराउंडिंग जो भी गांव थे इटावा डिस्ट्रिक्ट में, वो अभी जाकर के 2014 में लाइट वगैरह वहां पर आई हुई है। मेरे फादर ने उस टाइम वहां पर लाइटिंग करवा रखी थी, आबादी का आवंटन करवा रखा था, जो भी था, नलकूप, हर चीज की व्यवस्था, नालियां जो थी गाँव की वो उन्होंने इस तरीके से की, अंडर वाटर सप्लाई जो गाँव का पानी जाता था। तो मैं उस पिता की बेटी हूँ, वहां से सीखा है, और वो उस व्यक्ति से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं उन्हीं उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी तक तो सर मेरी महत्वाकांक्षा कभी भी मेरे व्यक्तित्व पे, जो समाज है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, वो कभी हावी हो नहीं पाई है, और इन फ्यूचर भी सर नहीं होगी। ऐसा मैं पूरी तरीके से अपने आप पर भरोसा करती हूँ। और यही मैं ऐसे देना चाहूंगी देश के लोगों को, समाज को, कि मैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सेकेंडरी करके, क्योंकि सर मुझे ना बहुत ही कम उम्र में वकालत के प्रोफेशन में इस देश के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया, और जो सम्मान प्यार मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और तरीके से हासिल भी नहीं कर सकती थी। तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई भी, कहेंगे कि कोई भी पैसा नहीं हो सकता, कोई भी लग्जरी नहीं हो सकती थी। ये मेरे लिए सब कुछ है, जो लोगों का प्यार है वो मुझे मिल चुका है। चलिए, बहुत बहुत मेरा उद्देश्य लोगों ने जिन्होंने प्यार दिया उनके लिए कुछ करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने बड़े बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, और शुभकामनाएं आपको भविष्य की राजनीति के लिए, कि आप एक सकारात्मक राजनीति करें, जिस तरह से आपके विचार हैं, और आप चाहती है कि राजनीति एक बदलाव के लिए करे, जिससे कि एक सकारात्मक बदलाव हो, देश समाज के लिए राजनीति हो। आज के वक्त की जो नकारात्मक राजनीति हो उससे, क्योंकि उम्मीद युवाओं से ही है, जो नए युवा राजनीति में आएंगे उन्हीं से उम्मीद है कि वो राजनीति को बदलेंगे। जो राजनीति इस वक्त चली आ रही है, नकारात्मक राजनीति जो हो गई है, उसको सकारात्मक राजनीति में बदले, ऐसी शुभकामनाएं हमारी और वीके न्यूज की ओर से आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। तो सवाल नेताजी से में आज हमारे साथ थी सीमा कुशवाहा जी, जो एक फेमस लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की, और वो बेटियों की लड़ाई लड़ती है, बेटियों की फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, और उनको न्याय दिलाने के लिए भरपूर हमेशा प्रयासरत रहती है। तो आज बस इतना ही। आप ऐसे ही तमाम तरह के, कल फिर एक नए गेस्ट के साथ हम जुड़ेंगे और उनसे सवाल करेंगे, सवाल नेताजी से में। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।